खामोशी। क्या तुमने कभी खामोशी की आवाज सुनी है? वो चीख से ज्यादा बाहरी होती है, खासकर तब जब वो उस इंसान की तरफ से आती है जिसकी आवाज कभी तुम्हारे लिए दुनिया थी। यह वो सन्नाटा है जो तब पैदा होता है जब शब्द मर जाते हैं और उनकी जगह शक, डर और एक अनकहा सवाल ले लेता है। क्या कुछ बदल गया है? तुम इस सवाल को पूछते नहीं क्योंकि तुम जवाब से डरते हो। तुम अपनी ही हकीकत पर शक करने लगते हो। क्या यह सब मेरे दिमाग में है? क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं है। ये एक खेल है, एक मनोवैज्ञानिक शतरंज जहां तुम एक मोहरे हो और तुम्हें पता भी नहीं कि खेल शुरू हो चुका है। यह तब होता है जब वो चुपके से तुम्हारी जगह किसी और को दे रही होती है। यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है 5 मनोवैज्ञानिक जालों के जरिए। जाल जो इतने महीन हैं कि तुम उन्हें देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। पहला जाल, भावनात्मक रेगिस्तान। याद करो वो समय जब उसका एक मैसेज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आता था। उसका एक स्पर्श तुम्हारे सारे दिन की थकान मिटा देता था। अब कुछ भी नहीं। वो जानबूझकर स्नेह और ध्यान का एक वैक्यूम बनाती। वो तुम्हें भावनात्मक रूप से भूखा रखती है। वो जानती है कि एक भूखा इंसान प्यार के एक छोटे से टुकड़े के लिए भी कुछ भी करे। यह कोई लापरवाही नहीं है, ये एक रणनीति है तुम्हें कमजोर करने की, तुम्हें इस बात पर यकीन दिलाने की कि समस्या तुम में है, कि तुम अब उसके प्यार के लायक नहीं रहे। जब वो तुम्हें कभी कभार ध्यान का एक छोटा सा टुकड़ा देती है तो वो इनाम जैसा लगता है। तुम उसके लिए आभारी महसूस करते हो और इस तरह तुम जाल में और गहरे ढसते जाते हो। दूसरा जाल, भविष्य का भ्रम। वो तुम्हारे साथ भविष्य की बातें करेगी। हम एक दिन पहाड़ों में एक छोटा सा घर लेंगे। हम अपने बच्चों का नाम यह रखेंगे। हम बूढ़े होकर ऐसे दिखेंगे। शब्द उम्मीद के बीज है। वो इन्हें तुम्हारे दिमाग में बोती है, यह जानते हुए कि वो इस फसल को कभी काटने नहीं आएगी। यह तुम्हें वर्तमान की कड़ी डिडवी सच्चाई से अंधा कर देता है। तुम उसके कामों को नहीं देखते, तुम उसके वादों से चिपके रहते हो। तुम सोचते हो अगर वो भविष्य के बारे में बात कर रही है तो सब कुछ ठीक ही होगा। यह सबसे क्रूर जालों में से एक है क्योंकि यह तुम्हारी अपनी उम्मीद को तुम्हारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो तुम्हें एक ऐसे भविष्य में कैद कर देती है जो कभी आएगा ही नहीं। तीसरा जाल, तुम्हारी गलती का दर्पण। हर बहस, हर समस्या, हर खामोशी अंत में तुम्हारी गलती बन जाती है। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम मुझे स्पेस नहीं देते। मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। वो अपनी बेवफाई और अपराध बोध की भावनाओं को तुम पर प्रोजेक्ट कर रही है। तुम्हें समस्या बनाकर वो खुद को पीड़ित के रूप में देखती है। ये तुम्हें तोड़ी देश देता है। तुम लगातार खुद से माफी मांगते हो, उन चीजों के लिए भी जो तुमने की ही नहीं। तुम रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हो, ये जाने बिना कि रिश्ता पहले ही मर चुका है। तुम एक ऐसे दुश्मन से लड़ेच रहे हो जो मौजूद ही नहीं है, तुम्हारा अपना बनाया हुआ अक्स, जबकि असली खतरा तुम्हारी पीठ पीछे खद्दा मुस्कुरा रहा है। अब एक कहानी सुनो, रोहन की कहानी। रोहन और माया, उनका रिश्ता एक कविता जैसा था, लेकिन धीरे धीरे कविता के शब्द मिटने लगे और रह गई सिर्फ खाली जगह। माया ने भावनात्मक रेगिस्तान बनाया। वो घंटों तक रोहन के मैसेज का जवाब नहीं देती। जब वो घर आती तो वो फोन में खोई रहती, जैसे रोहन उस कमरे में मौजूद ही नहीं था। रोहन तड़पता, वो उसे हंसाने की कोशिश करता, उसकी पसंदीदा फिल्में लगाता, डिनर बनाता और कभी कभी माया मुस्कुरा देती। वो एक पल की मुस्कान रोहन के लिए हफ्तों की उम्मीद बन जाती। जाल कस रहा। फिर माया ने भविष्य का भ्रम बुना। जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा हम यूरोप घूमने चलेंगे, वो कहती। रोहन उस ट्रिप के सपने देखता, डेस्टिनेशन रिसर्च करता, यह देखते हुए भी कि माया हर वीकेंड ऑफिस के काम से बाहर रहती और जब भी रोहन अपनी असुरक्षा जाहिर करने की कोशिश करता, माया तुम्हारी गलती का दर्पण इस्तेमाल करती। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते,
तुम्हारी इसी इनसिक्योरिटी की वजह से हमारे बीच दूरियां आ रही हैं। रोहन खुद से नफरत करने लगा। उसे लगा कि वही इस खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा और ज्यादा प्यार देने लगा, एक ऐसे बर्तन में पानी भरते हुए जिसमें पहले से ही एक बद्धा छेद। चौथा जाल, छोटी छोटी वफादारी के टेस्ट। यह जाल सबसे ज्यादा चालाकी भरा है। वो तुम्हारे लिए जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाती है जिसमें तुम फेल हो जाओ। जैसे वो तुम्हें किसी ऐसी जगह मिलने को कहेगी जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है, और जब तुम देर से पहुंचते हो तो वो कहती है तुमने कोशिश ही नहीं की। या वो तुमसे तुम्हारी किसी ऐसी आदत को बदलने के लिए कहेगी जो तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। जब तुम फेल होते हो तो यह उसके लिए एक सबूत बन जाता है, देखा, तुम मेरे लिए बदल नहीं सकते, तुम हमारी परवाह नहीं करते। ये उसकी अपनी बेवफाई को सही ठहराने का एक तरीका है। वो तुम्हें दोषी महसूस कराकर खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ महसूस करती है। यह उसके अंदर के अपराधबोध को शांत करता है। वो कहानी की विलेन नहीं है, तुम हो, क्योंकि तुम टेस्ट पास नहीं कर पाए। आखिरी पांचवा जाल, सार्वजनिक मुखौटा। दोस्तों के सामने, परिवार के सामने, सोशल मीडिया पर वो दुनिया की सबसे अच्छी पार्टनर है। वो तुम्हारी तारीफ करती है, तुम्हारे साथ तस्वीरें पोस्ट करती है, तुम्हारे हाथ पकड़ ढाती है। ये तुम्हें पूरी तरह से अलग थलग कर देता है। अगर तुम किसी से अपनी परेशानी बताने की कोशिश भी करो तो कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? सबने तो सिर्फ मुखौटा देखा है। ये तुम्हें पागल महसूस कराता है। तुम सोचने लगते हो कि शायद तुम ही गलत हो, शायद वो सच में बहुत अच्छी है और तुम ही हो जो चीजों को गलत देख रहा है। यह गैसलाइटिंग का सबसे खतरनाक रूप है। वो एक ऐसी हकीकत बनाती है जहां वो सही है और तुम गलत, और क्योंकि बाकी सब भी उसी हकीकत को देखते हैं, तुम अपनी ही समझ पर भरोसा खो देते हो। तो तुम वहां हो, एक भावनात्मक रेगिस्तान में प्यासे, एक ऐसे भविष्य के कैदी जो कभी आएगा नहीं, अपनी ही परछाई से लड़ डांसते हुए, नामुमकिन टेस्ट में फेल होते हुए, और एक ऐसी दुनिया में अकेले जो तुम्हारी सच्चाई पर यकीन नहीं करती। यह है वो जाल। यह तुम्हारी हार नहीं है, यह उसकी रणनीति है। लेकिन यहां एक सच्चाई है, जिस पल तुम इन जालों को पहचान लेते हो, उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। जाल तुम्हारी कमजोरी से नहीं, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी वफादारी से बना है। वो तुम्हारे सबसे अच्छे हिस्सों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। पहचान ही पहला कदम है। देखो, पैटर्न को देखो, भावनात्मक दूरी, झूठे वादे, लगातार तुम पर डाली जाने वाली गलती, नामुमकिन उम्मीदें और वो सार्वजनिक दिखावा। यह सब झुद्दा हुआ है। यह समझने का मतलब लड़ डसना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसे बदलो या रिश्ते को ठीक करो। कुछ चीजें तोड़ ढाने के लिए ही होती है। असली ताकत जाल को तोड़ देने में नहीं, बल्कि उसमें से बाहर निकलने में है। खेल को छोड़ देने में है। यह स्वीकार करने में है कि तुम एक ऐसे इंसान के लिए लड़श रहे थे जो पहले ही लड़ाई छोड़ दे चुका। यह दर्दनाक होगा, लेकिन यह उस धीमे झर से बेहतर है जो तुम्हारी आत्मा को हर रोज मारता है। अपनी सच्चाई को पहचानो, अपने दिमाग को वापस लो और चले जाओ, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार खुद से प्यार होता है।